हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी ज्योग्राफी की है। तो काफ़ी लेसन आ चुकी है इसकी। अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और ये हमारी पीटी 365 जो है विजन आईएएस की मैगजीन से नहीं, मैं जीएस स्कोर की मैगजीन से यहाँ पे पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली जितने भी एक साल की आपकी न्यूज़ होती है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी टॉपिक है वो आपका ज्योग्राफी में अलग से कवर हो जाएगा, जिससे कि आप इसको एक अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन का, कहते हैं ना कि ज्योग्राफी की पोर्शंस थोड़ी टफ भी होती है और थोड़ी नहीं भी समझ में आती है और कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली ये आपकी लेसन्स आती है जिसमें कि आपकी अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो मैं यहाँ पे आपको मिनिमम बताती हूँ कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा आपको और यहीं से क्वेश्चंस भी टैकल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे डे 24 हमारी चल रही थी। ऑर्किड ऑफ इंडिया हम लोग देख चुके थे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हम लोग देख चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हीट वेव्स। ओके, सो हीट वेव से स्टार्ट करते हैं और रेस्ट ऑफ द टॉपिक देखते हैं कि कितनी टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएंगे। सो हीट वेव्स अभी इंडिया में आई थी, तो आई थिंक कि आप लोग सबने उसको फील किया होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल कुछ देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, ये इवनिंग में कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट में, इंडिया के पार्ट में आज हेवी रेनफॉल होने वाली है, तो हो ही रही होगी। लेकिन ये हीट वेव्स के बाद जो है ये बनता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद जो है बिल्कुल अच्छी वाली बारिश होती है। तो वो बारिश भी हो रही है और हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी भी करेंगे। तो देखते हैं कि हीट वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्ली जून 2019 में एक इंटेंस हीट वेव जो है वो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया में देखने को मिलेगी, और जिससे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 36 पीपल्स की यहाँ पे डेथ हुई थी, मोस्टली यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपका बताया जा रहा है 2019 की जून के बारे में, लेकिन हम लोग 2020 में है और मई में ही इसको हम लोग यहाँ पे फील कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2020 में बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्चिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको तपाने वाली हीट वेव्स है। अब यहाँ पे देखते हैं और भी न्यूज़ में क्यों है। 2019 में क्या हुआ कि रेनफॉल, स्पार्स रेनफॉल हुई, वो भी यहाँ पे क्यों, तो प्री मानसून सीजन में, और साथ ही साथ डिलेड मानसून भी थी यहाँ पे, जिसके कारण हीट जो है ना वो और ज़्यादा अनबियरेबल हो गई। आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 8 जून से हमारे यहाँ जो है मानसून आई थी। वैसे मेनली आप देखोगे कि 1 जून से केरल कोस्ट में ये अटैक कर देती है, अटैक नहीं, इट मीन्स कि वो हिट जरूर कर देती है 1 जून को। तो 1 जून को नहीं करने के अलावा ये कब की, तो 8 जून को की, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। ये जो गर्मी है बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, क्योंकि मई की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो ही जाती है, और जून में अगर इस तरीके से एक्सटेंड हो जाए तो और भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही था, क्योंकि मानसून बहुत डिले हो चुकी थी, इसलिए हीट जो है ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल था। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो मेनली यहाँ पे राजस्थान की चूरू है, आज के भी डेट में आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि चूरू में 47 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपकी यहाँ पे इस बार हीट वेव गई है, गर्मी गई है। तो चूरू जो है यहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुकी थी, OMG वाली यहाँ पे टेम्परेचर होती है, जिसको कि यहाँ पे एक सिंगल डेथ भी रजिस्टर नहीं किया गया था। वही अगर आंध्र प्रदेश के रीजन में देखें तो यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखा गया कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो रिलेटिवली 50 डिग्री सेल्सियस से कम था। तो ये भी आप लोग एक देख सकते हो कि ये एक आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट आप कह सकते हो कि जिस रीजन में आपकी 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की टेम्परेचर थी तो वहाँ पर किसी भी लोगों की डेथ की खबर नहीं आई, लेकिन जिस जगह पर आपकी 50 डिग्री सेल्सियस से कम थी उस जगह पर जो है कुछ लोगों की डेथ की न्यूज़ आई है। सो ये तो काफ़ी क्या ही कहूँ, ठीक है। रीजन्स इसके पीछे क्या है, रीज़न है कंफर्टेबल इंडेक्स, यानी कि रीजन की अगर कंफर्टेबल इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। कंफर्टेबल इंडेक्स क्या क्या मेज़र करती है, ह्यूमन की डिस्कम्फर्ट को यहाँ पे देखा जाता है कि हम लोग किस किस चीज़ में जो है कंफर्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है कि हीट कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। कभी कभी आप लोग फील किए होंगे जब अधिकतर टाइम की क्या होता है ना कि जब यहाँ पे गर्मी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मीन्स कि वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम लोग ह्यूमिडिटी फील करते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील करते हैं। तो ये एक कंबाइंड इफेक्ट है। इस समय क्या होता है ना कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और इस गर्मी के साथ साथ इरिटेशन भी फील होती है। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम वर्कफोर्स हो पाता है, मिनिमम वर्कफोर्स हो पाता है इस तरीके के टेम्परेचर में। तो कंफर्टेबल इंडेक्स यही चीज़ें देखती है कि एक इंसान का जो है कंबाइंड इफेक्ट अगर हीट और ह्यूमिडिटी है तो उस समय इनका कंफर्ट लेवल कैसा होता है। अगर हम लोग देखें ह्यूमिडिटी आंध्र प्रदेश में तो ये 80 से 90% तक है। ये ओवरऑल कंफर्टेबल इंडेक्स यहाँ पे दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग इसको एक्सपीरियंस
करें तो इससे क्या होती है ना कि लोग जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसा लगता है कि 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके का टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऑब्वियस है, गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, स्कॉचिंग हीट भी बर्दाश्त कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसमें अगर ह्यूमिडिटी हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला फीलिंग्स होती है। इट मीन्स कि आप लोग जो है ऐसा लगेगा कि कुछ भी काम कर रहे हो बस फ्री में पसीना बह रहा है और साथ ही साथ चिपचिपा फील आपको फील होगा। ओके, तो इस तरीके की गर्मी होती है तो उसमें और ज़्यादा इंटेंस हीट लगती है। तो यही रीज़न है आंध्र प्रदेश की यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ की। ये ट्रू है कि मोस्ट ऑफ द जो कोस्टल स्टेट है ना, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, और वहीं अगर बात करें चूरू की, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो 10 से 15% तक ही होती है। तो कोस्टल स्टेट में आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो जो है जस्ट आपकी ओशन और सीज़ के बगल में होती है, तो यहाँ से मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा आता है, तो पूरे एटमॉस्फेयर में जो है ना वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि इस तरीके के अगर आप लोग कोस्टल रीजन में अगर गर्मी फील करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है। वहीं अगर राजस्थान की चूरू की बात करें, वहाँ पर ह्यूमिडिटी सिर्फ 10 to 15% होती है, तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी भी चली जाती है, लेकिन उस तरीके का आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आप जान निकल रहा है, वो वाला गर्मी नहीं हीट होता है। ठीक है, वो वाला गर्मी आपका फील नहीं होगा। तो इसलिए ये रीजंस है। तो मेनली आप लोग को ये रीजंस पता होना चाहिए। क्या पता कहीं से भी आपसे किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो ये आपका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना टेम्परेचर जस्ट नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि अब आप समझ गए, जो डेथ का यहाँ पे मामला था, आंध्र प्रदेश में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ हुए थे और चूरू में डेथ नहीं हुई थी, तो इसके पीछे किसका हाथ था? ह्यूमिडिटी मास्टर का हाथ था। ठीक है, तो गर्मी से कोई मतलब नहीं बनता, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ये जान लेने में ना सक्रिय हो जाती है। अगर वीक एल नीनो की कंडीशंस देखें, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये आपका हायर इंश्योर करती है हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर। तो एल नीनो, ला नीना, ये सब एक, ये दोनों जो है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी की। और अगर हम लोग कहें तो इसकी मानसून की अगर आप लोग देखो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी इंडिया एक मानसूनल कंट्री है, मानसून पे ही डिपेंड होती है। हमारे जितने भी फार्मर्स है वो मानसून पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्षा जो होती है वो मानसून की होती है। चाहे मानसून आने वाली हो या जाने वाली हो, दोनों तरीके से हम लोग को फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है इल नीनो कंडीशन और एक होता है ला नीना कंडीशन। तो इल नीनो कंडीशन में क्या होता है ना कि पेरू वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेरू वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे, तो पेरू वाले रीजन में अगर मैं बताऊं जो कि साउथ अमेरिका में है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट साइड में हाई प्रेशर हो जाती है और ईस्ट साइड में लो प्रेशर हो जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे पूरा खेल आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली आप देखोगे कि वेस्ट साइड में इसमें लो प्रेशर होती है, लेकिन जैसे ही इल नीनो का कंडीशन बनता है तो उसमें जो वेस्ट साइड में ना यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया यानी कि यहाँ पे आपकी जो रेनफॉल है वो कम होगी, टेम्परेचर कम है तो यानी कि रेनफॉल भी कम होगी। और यही चीज़ें इफेक्ट जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडियन ओशन वाले रीजन में भी यही हो जाता है कि हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर कम हो जाती है और टेम्परेचर कम होने के कारण हमारे यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इल नीनो जब भी आती है तो एक ड्रॉट वाली कंडीशन लेकर आती है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो है मानसून की रेनफॉल अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारे यहाँ ड्रॉट की कंडीशन होती है। इसी का जस्ट अपोजिट आप देखोगे कि ला नीना है। ला नीना में जो है ना यहाँ पे आपका नॉर्मल ही आपको स्फेयर देखने को मिलेगा पेरू के चारों ओर। ला नीना में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे एल नीनो में क्या होती है कि बारिश कम होती है, लेकिन ला नीना में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हेवी रेनफॉल भी होती है ना कि समटाइम्स फ्लड की कंडीशन इससे क्रिएट होती है। तो एल नीनो में आपका ध्यान रखना है कि एल नीनो जब भी आती है तो ये ड्रॉट लेकर आती है, सूखा लेकर आती है। ला नीना जब भी आती है तो ये आपका जो है फ्लड लेकर आती है। तो ये दो कंडीशन है। अब हीट वेव के बारे में देखते हैं। हीट वेव क्या होता है? सिंपली एक कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेगा एबनॉर्मल हॉट टेम्परेचर है, यानी कि जितना आप लोग टेम्परेचर देखते हो, यानी कि जिसको हॉट टेम्परेचर कहते हो, वो एक तरीके का एबनॉर्मल हॉट टेम्परेचर है। हीट वेव्स जो है ना उसको हम लोग जनरली यहाँ पे कंसीडर नहीं करते जब तक मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी जगह आपका एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन में है और 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन में, तब हम लोग हीट वेव्स इसको नहीं कंसीडर करते। जब इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि प्लेन में आपकी 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, तब इसको कंसीडर करते हैं। और हिली रीजन में अगर आपकी 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तभी कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिक्लेयर करने का एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियर करती है। तो ये सिचुएशंस भी आप लोग को पता होना चाहिए। पहला सिचुएशन ऐसा है कि जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी जगह का अगर लेस हो या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक ही हो, तो इसको हीट वेव हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ
जब हीट वेव डिपार्चर होगा वो भी नॉर्मल से, यानी कि 5 to 6 डिग्री सेल्सियस अगर ये इंक्रीज़ हो गया ना, तभी हम लोग उस जगह पे कह सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपका जो है हीट वेव चल रहा है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, इससे अगर कॉमनली यहाँ पे 5-6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तभी हम लोग इसको हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे आपका इसलिए भी हो सकता है सीवियर हीट वेव डिपार्चर अगर हम लोग देखें कि 7 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि उस जगह पे सीवियर हीट वेव डिपार्चर हो रही है। ठीक है, तब हम लोग कंसीडर करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से ये आपका ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 5 to 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई, तो इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। और यहाँ पे अगर इससे 7 डिग्री या फिर 7 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई, तो इसको हम लोग सेवियर हीट वेव कहते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी जगह की अगर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हम लोग हीट वेव तो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हीट वेव आपका जो है यहाँ पे 4 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ी है तभी, और सेवियर हीट वेव तब कहेंगे जब ये आपका 6 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही डेप्थ में ये बता दिया गया है। अगर आप लोग की ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ही इसको ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज इतना ज़्यादा डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से आपकी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। बट फिर भी यू नेवर नो कि यूपीएससी क्या पुट ऑन कर दे। थर्ड सिचुएशन भी है, जब एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस रह जाए और मोर इररिस्पेक्टिव जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है, तब यहाँ पे हीट वेव जो है इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी कि आप मान लो कि यहाँ पे आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक ही है, और ये आपका जो है ना जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर से उससे ज़्यादा तो है ही, लेकिन ये आपका लंबे समय तक रह गया, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस आपका लंबे समय तक रह गया, तब इसको हम लोग हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। तो ये 3 तरीका है हीट वेव डिक्लेयर करने का। तो आइए थोड़ा मैप में भी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस रीजन में हीट वेव की जो आशंका है वो ज़्यादा होती है। तो मैप स्टडी हमेशा करते रहना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि हीट वेव किसे कहते हैं और किस तरीके से हर एक जगह की टेम्परेचर बढ़ती है। तो ये आपका जो है ना एज़ यूजुअल है, कभी आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि 2019 में ऐसी है, 2000 में ऐसी है, नहीं, ये आपको हमेशा से ऐसे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा इंटेंस हो रही है। अगर विंटर है तो ज़्यादा ही हम लोग विंटर फील किए हैं, फरवरी तक भी विंटर सीजन फील किए हैं। अगर गर्मी है तो ये इंटेंस वाली गर्मी हम लोग फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जयपुर वाली सिटी है जिसमें कि 47 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हीट वेव है। फिर अहमदाबाद में 46 डिग्री है, भोपाल में 46 डिग्री है, नागपुर में 45 डिग्री है। देन यहाँ पे हैदराबाद में 39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर है। रेड वाली जो जोन है ना, इसको यहाँ पे आपका हीट वेव कहा जाता है। दिल्ली में 48 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 49 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 48 है, पटना में 45 है, लखनऊ में 48 है, लुधियाना में 48 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपका जैकोबाबाद है। ठीक है, तो जैकोबाबाद का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पड़ोसी है और बेस्ट फ्रेंड है, तो इसके बारे में तो एक एक चीज़ हम लोग को पता होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये रीजन मेनली जो है ना यहाँ पे हीट वेव से बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट वाली जो रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रसित होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग डे 25 में, तो यहाँ पे देखेंगे साइक्लोन वायु। अभी आप लोग देखे होंगे कि साइक्लोन आपकी एम्फन आई थी, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट मंथ के आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी जो पहले की यहाँ पे आपकी रही है उसके बारे में देख लेते हैं। साइक्लोन वायु है, तो सबसे पहले साइक्लोन सुनते के साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरीके की साइक्लोन आपका कहाँ पे आया है। क्या ये बे ऑफ बंगाल में आई है या फिर अरेबियन सी में आई है। सेकंड थिंग कि आपको यहाँ की लोकेशन पता होना चाहिए कि किस स्टेट को ये हीट करी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया में किस स्टेट में हीट करी है। अब साइक्लोन वायु आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नेचर का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि साइक्लोन वायु हीट की किसको की है, गुजरात को हीट की है। मतलब आप लोग समझ सकते हो, हमेशा आप लोग देखते हो कि ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाली कोस्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक टाइप की थी, जो कि यहाँ पे आपका एकदम यू टर्न लेकर कहाँ आ गई, तो ये गुजरात वाले रीजन में आ गई। साइक्लोन वायु जो है ना सेकंड यहाँ पे डेडलीस्ट साइक्लोन थी जो कि स्टेट में आपका हीट करी है, और 1998 के बाद ऐसा बताया जा रहा है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन थी लास्ट 20 ईयर्स में। तो पहले साइक्लोन के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। साइक्लोन आप देखोगे कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है, और साइक्लोन फॉर्म होने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो लो प्रेशर एरिया चाहिए। लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग देखो कि वार्म एयर राइजेस होती है, और जब ये पूरी तरीके से ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते गर्म हवा जो है ठंडी हो जाती है, और जो कूल एयर है ना वो यहाँ पे ज़्यादा आपका जो है मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती है। आप लोगों को भी पता है कि गर्म एयर ही यहाँ पे मॉइस्चर होल्ड कर पाती है। जैसे ही हवा आपकी ठंडी हो गई वैसे ही बारिश कम हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती, तो वाटर जो है ना वो स्क्वीज्ड आउट हो जाती है और क्लाउड जो है वो यहाँ पे बनने लगते हैं। तो ये काम होती है। अगर गर्म जो हवा है वो राइज हो जाए, यानी कि बहुत ही तेज़ी से आपके ऊपर चले जाए, यानी कि इससे क्या होगा ना कि अपड्राफ्ट क्रिएट होगा, यानी कि इस तरीके से ऊपर आपकी जाती रहेगी। सिमिलरली अगर वाटर क्लाउड में है तो ये आपका उसी तरीके से आपका बनते जाएगा। जब ये आपका फॉल होती है ग्राउंड में इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो इसको डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। यानी कि तेज़ी से हवा, अगर गर्म हवा यहाँ पे आपकी राइज हो रही है तो उसको अप ड्राफ्ट कहते हैं, और उतनी ही तेज़ी से अगर रेनफॉल होती है तो इट इज़ कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट। ओके। तो यहाँ पे आप लोग ये दोनों जो है ना, यानी कि अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट दोनों एक साथ काम करती है, तो एक स्टॉर्म सेल क्रिएट होता है। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होती है। इसी तरीके से आपका क्लाउड का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हम लोग लास्ट थंडर स्टॉर्म क्लाउड लेकर आते हैं। ये जो थंडर स्टॉर्म क्लाउड है ये आपका रेडी हो जाता है दूसरे स्टॉर्म के लिए, दूसरे तूफान के लिए, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन वायु और टोर्नाडोज भी कह सकते हैं। आपको जो साइक्लोन है ना वो हम लोग यहाँ पे एशिया वाले रीजन में देखते हैं, लेकिन डिफरेंट जगह में साइक्लोन का ही डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ पता होना चाहिए वो ये अब हम लोग जानने वाले कि 6 फैक्टर्स है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला है कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो सफिशिएंट यहाँ पे वार्म टेम्परेचर चाहिए। जो सी सरफेस है ना उसमें एक अच्छा खासा गर्म टेम्परेचर होना चाहिए। सेकंड है कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है कि इम्पैक्ट होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स का, और वो भी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो कि यहाँ पे डेवलप हो सके, इस तरीके का इम्पैक्ट होना चाहिए। सो व्हाट इज़ कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स आप लोग देखोगे कि एक तरीके का फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ पे हमारी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग को पता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे इक्वेटर में कम होती है, या तो नहीं भी, एब्सेंट भी होती है, और पोल की तरफ जो है ना ये बढ़ते ही जाती है। तो जब भी आपकी कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से आती है, कोई भी विंड आती है ना, तो ये विंड को फोर्स के कारण हमेशा ये आपके नॉर्थ में जो है ये आपका राइट वर्ड यहाँ पे मूव होती है, और आप साउथ में देखोगे तो ये लेफ्ट वर्ड मूव होती है। ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई भी क्लियर नहीं होती। जब भी विंड आपकी बहती है और ये आपका अगर मूव होना होगा कोरियोलिस फोर्स के कारण, इसी तरीके से इसको मूव किया जाता है। राइट में आपकी नॉर्थ वर्ड और यहाँ पे साउथ में आपकी जो है लेफ्ट वर्ड यहाँ पे मूव होती है। ठीक है। और फोर्थ है यहाँ पे कि एक हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस लोअर में और मिडिल लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर में। फिफ्थ है यहाँ पे कि प्री एग्जिस्टिंग एक लो लेवल फोकस होना चाहिए, जिसको डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, और लो वर्टिकल विंड शेयर भी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका जो वर्टिकल विंड आपका बनता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका साइक्लोन जो है नदर्न रीजन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे अगर लो वर्टिकल विंड स्फीयर होगा तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है हवा आपकी ऊपर जाएगी, तब ये साइक्लोन का जो इस तरीके से रूप लिया जाता है ना, तो ये आपका तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि जो आपकी साइक्लोन है, यानी कि यहाँ पे आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखोगे तो नॉर्दर्न रीजन में जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, और आपका सदर्न रीजन में आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं, सदर्न रीजन में ये क्लॉकवाइज है इस तरीके से, और आपका नदर्न रीजन में एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जस्ट इसका उल्टा जो है वो आपका एंटी साइक्लोन होता है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ था साइक्लोन वायु का? तो सबसे पहला है कि सिग्निफिकेंट डिले देखने को मिला, यानी कि इसी के कारण जो है मानसून हम लोग लास्ट ईयर में एक्सपीरियंस किए थे कि बहुत ज़्यादा डिले आई थी, बहुत देर से आई थी। और कोस्टल एरिया जैसे कि कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप है, ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये फेयरली विंड स्प्रेड जो आपकी रेनफॉल है उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, यानी कि इम्पैक्ट हुआ था कि ये सारी जगह पे भी जो है थोड़ा बहुत रेनफॉल देखने को मिला था। साइक्लोन प्रोन एरिया अगर हम लोग इंडिया में देखें कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो 13 स्टेट ऐसी है हमारी कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि साइक्लोन प्रोन रीजन कहा गया है। अब ये कौन कौन है? तो 4 स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और एक आपको यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा जो कि पुडुचेरी है, वो भी ईस्ट कोस्ट में, और गुजरात आपकी यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में है, जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। वैसे आप लोग कोस्टल रीजन में देखोगे तो आपकी 13 की यहाँ पे स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे साइक्लोन प्रोन एरिया देखने को मिलता है। तो आइए थोड़ा सा मैप स्टडी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपकी वायु वाली जो आपको देखने को मिलेगा ये साइक्लोन है। तो इस जगह पे आपको साइक्लोन देखने को मिला, ये हमारी गुजरात वाली रीजन है, यहाँ पे इस तरीके से साइक्लोन फॉर्म हुआ। अब ये देखिए कैसे कैसे बढ़ते गया। यहाँ पे 11 जून को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे जो है ना 14 जून को ये गुजरात वाली रीजन में ये हिट कर गई। तो इस तरीके से आप लोग जब मैप देखते हो ना, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेजेस पहले स्टिक होती है, देन कोई भी रिटर्न चीज़ें आपकी स्टिक होती है। तो हमेशा मैप देखा कीजिए या फिर कोई फिगर देखा कीजिए, जिससे कि आप लोग चीज़ों को याद रख सको।
अब यहाँ पे साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम देखते हैं कि इंडिया में जो साइक्लोन आने वाली रहती है तो उसमें वार्निंग सिस्टम क्या है। इस बार भी आप लोग को पता है कि साइक्लोन अम्फन जो आई थी तो 2-3 दिन पहले जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बता दिया गया था कि एक स्ट्रॉन्ग जो है आपकी साइक्लोन आने वाली है इस रीजन में। तो पहले से ही सरकार है और एनडीआरएफ है जो कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था करते हैं, वो लोग जो है कोस्टल रीजन के जितने भी लोग हैं उनको डिस्प्लेस वगैरह करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ साइक्लोनिक जो यहाँ पे वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कहे तो ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ जब भी बारिश होने वाली रहती है, जब भी किसी भी तरीके का आपका नेचुरल डिजास्टर आने वाला रहता है तो वो ये तरीके की नोटिफिकेशन यहाँ पे दे देती है। वेदर फॉरकास्ट करती है, सिस्मोलॉजी देखती है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का अर्थक्वेक आने वाली रहती है तो ये भी बता देती है। एक साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल में देखें तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा, और अगर अरेबियन सी में देखा जाता है तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा। ओके, सो दीज आर टू थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ देयर सेंटर्स। ओके, तो आइए मैप में एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, ये आपकी अरेबियन सी है, ठीक है। ये इंडिया की आपको ये सदर्न पेनिनसुला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अगर आती है कोई भी साइक्लोन आती है तो इसको कौन बताती है, यहाँ पे एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, ठीक है। वहीं अगर अरेबियन सी की बात करें, यहाँ पे अगर आपका कोई भी साइक्लोन आता है तो इसको किसके द्वारा बताया जाता है, इसको यहाँ पे साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के द्वारा बताया जाता है। अभी जो अम्फन आई थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले कोस्ट को ये हिट करी थी, वेस्ट बंगाल में भी सुंदरवन वाले रीजन को ये हिट करी थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये दोनों जो है आपका एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो साइक्लोन वार्निंग सेंटर है ये रिपोर्ट किसको देती है, तो नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर को ये रिपोर्ट देती है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। हर समय आप लोग देखते हो कि पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सी साइक्लोन आने वाली है, ये कैसे फिक्स हो जाता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो यहाँ पे एक मैकेनिज्म डिवाइस करती है जहाँ पे कंट्रीज़ को अपना लिस्ट ऑफ नेम सबमिट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जो साइक्लोन का नाम है ना वो यहाँ पे पुलिंग के हिसाब से चूज़ किया जाता है, और नाम जो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है ना वो इस साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जो है वो स्टार्ट हुआ था 2004 से, किस तरीके से नाम रखा जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यहाँ पे अगर आप लोग नदर्न इंडियन ओशन में जो डेवलप होती है तो इसके चारों ओर जितने भी कंट्रीज़ है ना वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि वो नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगी, ऑब्वियस इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड। तो ये इतने कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे नाम देते हैं, वो भी रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी को। और एट प्रेजेंट आप देखोगे तो 8 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे 8 नेम्स हर एक समय यहाँ पे देती है, यानी कि इंडिया यहाँ पे 8 नेम दिए, पाकिस्तान यहाँ पे 8 नेम दिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि 8 कंट्रीज़ यहाँ पे जो है 8 नेम दे रहे हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे 64 नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 64 नेम आपका चलते रहेगा। लेकिन अब देखोगे कि एज़ पर एग्जिस्टिंग लिस्ट के हिसाब से जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाली है इंडियन ओशन में वो यहाँ पे कौन सी, हिक्का है जो कि मालदीव्स यहाँ पे नाम दिए, उसके बाद यहाँ पे केयार है म्यांमार के द्वारा दिया गया, महा ओमान के द्वारा है, बुलबुल पाकिस्तान के द्वारा, पवन श्रीलंका के द्वारा, और अम्फन थाईलैंड के द्वारा। तो यहाँ पे वायु के बाद भी आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे साइक्लोन ऑलरेडी हमारे इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में नहीं मतलब कि इस रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में आ चुके हैं। तो लास्ट जो नाम था वो यहाँ पे अम्फन था जो कि थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। एक बार ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, जैसे कि आप लोग अब मानिए कि ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है तो कमेटी यहाँ पे फिर से मीट करेगी, एक फ्रेश लिस्ट फिर से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, वो भी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है गाइस, आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली। एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर ज्योग्राफी के कोई और बुक में आप लोग ढूंढोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी वैल्यू एडिशन करती है किसी भी आंसर राइटिंग को, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से आपका पूछा जाता है। तो फिर आप लोग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो आप लोग सोचते हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से निकल कर आए। ओके, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, लोकल इंडियन ओशन फेनोमेना मे ब्रिंग बेटर रेनफॉल डिस्पाइट इल नीनो। फिर से आ गई ये इल नीनो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोकल इंडियन ओशन फेनोमेना है ना वो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा रेनफॉल लेकर आ सकती है, ये डिस्पाइट इल नीनो। अगर इल नीनो है भी, यानी कि इल नीनो अगर अकर भी हो रही है तो इल नीनो अपने साथ क्या लेकर आएगी, ड्रॉट लेकर आएगी, यानी कि सूखा लेकर आएगी। तो अगर इल नीनो हो भी रहा है ना उसके बावजूद भी ऐसे और भी यहाँ पे फेनोमेना है जिसके कारण यहाँ पे इंडियन ओशन वाले रीजन में रेनफॉल अच्छे से हो सकती है। सो वाट आर दोस्त, हम लोग ये देखते हैं जो यहाँ पे इल नीनो है इससे क्या होती है ना कि ये न्यूट्रलाइज होती है, और ये भी लोकल फेनोमेना में जो कि हम लोग इंडियन ओशन में देखते हैं, जिसके कारण एक अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिलता है जून से सितंबर वाले सीजन में, ठीक है।
तो आप समझते हैं बेसिकली कि एल नीनो है क्या। एल नीनो क्या करती है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल जो पैसिफिक वाली रीजन है वहाँ पे गर्म होती है, जिससे कि जो विंड की फ्लो है ना वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है और कंसिक्वेंटली यहाँ पे मानसून सिस्टम भी वीक हो जाती है। वहीं अगर कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखें जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है, बट इंडिया में जो है ना ये रेनफॉल वीक हो जाती है जस्ट बिकॉज क्योंकि इक्वेटोरियल पैसिफिक में ये गर्म हो जाती है और इसके कारण जो है फ्लो ऑफ विंड यहाँ पे वीक हो जाती है। तो यही रीज़न आपका है कि इंडिया में भी कम बारिश होती है जब एल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है। इस फेनोमेना में क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे आपका प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे फ्यू कुछ आपको दूसरे एटमॉस्फेरिक इंडाइसेस देखने को मिलेंगे जो कि एक कभी कभी आते हैं जब हम लोग एल नीनो को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखोगे कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स भी है जो कि एक इंडिकेशंस देती है आपके एल नीनो के डेवलप होने का और इसकी कितनी इंटेंसिटी होगी इसके बारे में बताती है। साथ ही साथ यहाँ पे ला नीना के बारे में भी बताती है। तो ये जो बताया जाता है ये सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स के द्वारा बताई जाती है। तो ये जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है ना ये आपका कैलकुलेट किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे और डिफरेंस जो आपका देखने को मिलता है ये साउथ पैसिफिक ओशन में और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में यानी कि डार्विन वाले क्षेत्र में और साथ ही ताहिती वाले क्षेत्र के बीच में यहाँ पे आपका जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव आपका यहाँ पे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है तो ये इंडिकेट करता है ला नीना कंडीशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि बारिश अच्छी होगी इंडिया वाले रीजन में। लेकिन अगर नेगेटिव होगी आपकी सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स तो ये इससे क्या होगा यानी कि एल नीनो कंडीशंस यहाँ पे अकर हो जाएगी, यानी कि एल नीनो क्या हुआ तो ये ड्रॉट लेकर आएगी। ओके सो गाइज यहाँ पे आप लोग इसको दूसरे एंगल से बताया जा रहा है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स के एंगल से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंडेक्स देखें तो ये ENSO है, इट मीन्स एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है जो कि रेफर करती है किसी भी ऑसिलेशन जो कि एल नीनो और ला नीना के बीच में है। अगर ENSO के बारे में देखें तो ये इरेगुलरली जो है आपका शिफ्ट होती है बैक और फोर्थ, यानी कि इस तरीके से आपका शिफ्ट होती है, वो भी एल नीनो और ला नीना के बीच में। ये हर 2 और 7 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली आपकी एल नीनो ला नीना वाली जो फेनोमेना है वो अकर होती है, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे एज डिफरेंस आपकी 2 से 7 साल के बीच तक भी हो सकती है, मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 7 साल। हर एक फेज़ में आप देखोगे कि टेम्परेचर में डिसरप्शंस होती है या फिर आपकी प्रेसिपिटेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है, बारिश नहीं हो पाती है, विंड की स्पीड में आपको स्लो देखने को मिलेगा या समटाइम्स विंड की स्पीड में आपको फास्ट देखने को मिलेगा। जो वार्मर एरिया है आपकी ओशन की ये भी एक तरीके की सोर्स है कन्वेक्शंस का और ये एसोसिएटेड है आपका यहाँ पे क्लाउड फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा क्लाउड फॉर्म होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होगा। सो अपार्ट फ्रॉम एल नीनो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें देखे, एक तो है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो रेनफॉल अच्छी होगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुई तो ला नीना कंडीशन, इट मीन्स कि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होगी। अगर ये नेगेटिव हुई इट मीन्स कि ये एल नीनो कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आपकी जो है बारिश अच्छी नहीं होगी। सेकंड क्या है ENSO है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से, जो कि यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि एल नीनो और ला नीना के बीच में कितना ईयर का डिफरेंस है ये यहाँ पे मेज़र किया जाता है। तो मिनिमम 2 साल का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम यहाँ पे 7 साल का डिफरेंस होता है। तो इन दिनों के बीच में जो है ना डिफरेंस देखने को मिलता है। मान लीजिए कि 2019 में एल नीनो का सिचुएशन था तो 2 साल का डिफरेंस मिनिमम होता है, तो यानी कि 2020 में बारिश अच्छी होगी इंडिया में, ये आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो दूसरा रीज़न हम लोग को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन देखने को मिला है। अब एक और यहाँ पे कंसेप्ट है जो कि इंडियन ओशन डाइपोल है। मैं लास्ट लेसन में ही इसको बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ क्योंकि हर एक लेसन में कुछ न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं, फिर उनको नहीं समझ में आता, फिर आप लोग कहते हो कि मैम आपने अच्छे से नहीं समझाया, तो ये बात नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, जो फेनोमेना है इंडियन ओशन डाइपोल, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे, तो कोई भी वाटर बॉडीज़ के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो है आपका वाटर एक टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर यहाँ पे वीक एल नीनो है तो ये आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल से कंपेंसेट किया जाएगा। एल नीनो फेनोमेना जो है ये वीक होते जाता है और इंडियन ओशन जो है ये आपका न्यूट्रल से पॉजिटिव में आपका मूव होते जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस कंट्री में आपकी बारिश होगी और मानसून जो है ना आपका एक नॉर्मल होगा। आइए मैं फिगर से आपको फिर से समझाती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज देखते हैं। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और यहाँ पे नीचे इक्वेटर पास हो रही है, ये इंडियन ओशन वाला रीजन है। तो यहाँ पे ये आप देखोगे ये साउथ ईस्ट वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये कौन सी है, ये ईस्टर्न इंडिया हो गई, इंडिया नहीं ये ईस्टर्न रीजन हो गई, ये वेस्टर्न रीजन हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है कि ईस्टर्न में कैसी यहाँ पे आपकी टेम्परेचर है, वेस्टर्न में कैसी यहाँ पे टेम्परेचर है। अगर ईस्टर्न में यहाँ पे कूल है, यानी कि जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर है अगर उससे ज़्यादा यहाँ पे कूल वाला एरिया है
और वेस्टर्न में क्या होगा कि नॉर्मल से ये वार्मर हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे बारिश आपकी अच्छी होगी और यहाँ पे आपका बारिश नहीं होगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपका वेस्टर्न साइड में आपकी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यानी कि सी टेम्परेचर्स की यहाँ पे टेम्परेचर आपका नॉर्मल से भी ज़्यादा है, तो बारिश अच्छी हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी नॉर्मल से भी कम यहाँ पे कूल हो गई, तो इससे क्या होगा कि जो रेन की चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, और वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा कि रेन अच्छे से नहीं हो पाएगी, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो पाएगी। अब इस फिगर में समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर हमारी अरेबियन सी वाले रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वार्मर देन एवरेज यहाँ पे सी टेम्परेचर है, इट मीन्स कि यहाँ पे मोर रेनफॉल होगा, यानी कि इंडिया में जो है मानसून अच्छी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ईस्ट वाले रीजन में अगर कूलर है, देन यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको लेस बारिश देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अगेन अनदर यहाँ पे फेनोमेना है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे रेनफॉल इंडिया में हो सकती है। ठीक है, अब समझ गए। अब आगे देखते हैं व्हाट लाइज अहेड, इसके आगे क्या है। तो इल नीनो जो आप जनरली देखते हो, ये क्या करती है कि हमारे मानसून रेनफॉल को इंडिया में सप्रेस करती है, वहीं ला नीना जो है इसको इंक्रीज़ करती है। इल नीनो क्या है ना कि यहाँ पे आपका ड्रायर हो जाता है, यानी कि ये ड्रॉट लेकर आती है। और अगर हम देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इल नीनो अगर किसी सेंचुरी में आई थी तो वो 1997 और 98 में आई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर हम लोग देखें तो डाइपोल इफेक्ट है। वहीं अगर हम लोग इंडियन ओशन मिमिक्स देखें, एल नीनो ला नीना, जिसमें कि वेस्टर्न और ईस्टर्न बेसिन जो है वो वार्म अप हो जाती है एक दूसरे के कंपैरिजन में, अगर हम लोग फ्यू ईयर से देखें, तो इससे क्या है ना कि मानसून में इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समराइज़ कर दूँ कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ है जो कि अगर हम लोग एल नीनो के कंसेप्ट से हट के देखें तो उसके अलावा भी है जो कि इंडियन ओशन में जो रेनफॉल होती है ना उसको कंट्रीब्यूट करती है। सो फर्स्ट यहाँ पे सदर्न आपकी ऑसिलेशन इंडेक्स है, जिसके कारण भी आप लोग देखो कि रेनफॉल अच्छा खासा होता है। सेकंड है कि ENSO है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, एंड थर्ड वन इज इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये तीनों आपको मेजर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिसके कारण हमारे इंडियन ओशन में रेनफॉल जो है अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट वन इज जोजिला पास। ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेगा। कंटेक्स्ट क्या है, 434 किलोमीटर स्ट्रैटेजिक श्रीनगर ले नेशनल हाईवे है, जो कि यहाँ पे कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगी लद्दाख रीजन के साथ, और आपका एक ओपन रखा गया है ट्रैफिक के लिए, जो कि यहाँ पे हेवी स्नोफॉल के बाद कारण जो है इसको बंद कर दिया गया था, बट अब इसको ओपन कर दिया गया है। जोजिला पास की बात करूँ तो ये किसको किसको कनेक्ट करती है, ये कश्मीर वैली को यहाँ पे कनेक्ट करती है, जो कि कोल्ड इंडस वैली डेजर्ट है ना उसको यहाँ पे कनेक्ट करती है कश्मीर वैली से। और यहाँ पे आपका कितना किलोमीटर ये लॉन्ग है, तो 434 किलोमीटर ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस देखने को मिलेगा श्रीनगर ले रोड से। BRO जो है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितना भी आपका रोड वगैरह जो आपका कंस्ट्रक्ट होता है उसको देखती है। तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्व थी स्नो को क्लियर करने में। अब यहाँ पे जोजिला पास के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। ये एक हाई माउंटेनस पास है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि नेशनल हाईवे 1 में आपका लोकेटेड है, और यहाँ पे श्रीनगर जो कि कश्मीर वैली में है इसको कनेक्ट करती है लद्दाख रीजन से। तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख पहले एक ही थी, लेकिन अब इसको 2 यूनियन टेरिटरी में हमारा कन्वर्ट कर दिया गया है, जब हम लोग यहाँ पे 370 आर्टिकल को जो है स्क्रैप आउट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक एलिवेशन है, यानी कि 3528 मीटर का एक आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा, और सेकंड हाईएस्ट पास है अगर फोर्टुला के बारे में बाद में आपको अगर हम लोग देखें तो फोर्टुला जो है वो आपका श्रीनगर ले नेशनल हाईवे में ही है। उसके बाद आपका ये सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगा, विच इज़ जोजिला पास। हर एक साल क्योंकि यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है और व्हीकल्स जो है वो 4 मंथ के लिए भी यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाती है, क्योंकि विंटर में, जैसे कि ये पास अगर आप लोग देखना चाहो तो वो जो अगर आप लोग मूवी देखे होंगे जब वी मिट, जिसमें कि एक गाना है ना करीना कपूर वाला और शाहिद कपूर, जो कि वो बर्फ़ के बीच में जो गाते हैं, तो वो वाला जो पास आप लोग देखोगे ना तो उसी तरीके का जोजिला पास भी है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो ये जोजिला टनल है, ठीक है, ये टनल भी बनाया गया है, ये श्रीनगर से ले को ये जोजिला पास आपका यहाँ पे जोड़ता है। तो इस तरीके से आप रास्ता देखो, चारों ओर जो है बर्फ़ की बड़ी 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 सिल्ली होती है और बीच में जो है एक पास बनाया जाता है जिससे कि गाड़ी आपकी पास होती है। ठीक है, तो जब स्नोफॉल होती है ना तो ये पूरे रास्ते जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं स्नो से, हेवी स्नो यहाँ पे रेनफॉल होती है, हेवी स्नोफॉल होती है। ओके, ये लॉन्गेस्ट आपकी बाई डायरेक्शनल सिंगल रोड आपका ट्यूब रोड टनल है एशिया की, ये ध्यान रखना है। ये वाली जोजिला टनल के बारे में भी समझ लीजिए, ये सारे दिन ओपन होते हैं, ऑल वेदर ये एसेसिबिलिटी है, यानी कि एक अच्छा खासा टनल बनाया गया है जिसमें कि आप लोग जो है अब ये हर समय आपका खुला रहेगा, क्योंकि ये सारे पास जो है ना स्नोफॉल में ये आपकी पूरी ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो यहाँ पे
किसी भी तरीके का आना जाना जो है ना सब तरीके से ये ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए इस रीजन में यहाँ पे एक अच्छा खासा टनल बनाया गया है जो कि बाई डायरेक्शनल है, दो तरीके से आपको आना जाना भी दिखेगा, ठीक है। तो इसको जो बनाया गया है ये आपका जोजिला पास में, जो कि श्रीलंका श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे 1 पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे 6,809 करोड़ है। और इससे क्या होगा ना कि टाइम टेकन जो यहाँ पे था जोजिला पास को आपका क्रॉस करने में, तो ये आपका यहाँ पे टाइम भी कम होगा, यानी कि 3 आवर्स 30 मिनट से यहाँ पे जो है आपका सिर्फ 15 मिनट्स में ये आप लोग इस रीजन को आप लोग पास कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग देखोगे इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1947 में, तो इसको पाकिस्तानी जो सपोर्टेड इन्वेडर्स थे ना उनके द्वारा इसको हड़प लिया गया था, वो भी 1948 में। और उनके कंपेंज में जो कि यहाँ पे लद्दाख को जो कैप्चर किए थे ना, तो उन्हीं के द्वारा ये रीजन भी हड़प लिया गया था। ये पास को वापस से इंडियन फोर्सेस ने इसको रिकैप्चर करी थी, वो भी 1 नवंबर को। और यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बिसॉन। तो ये भी याद रखना कि ऑपरेशन बिसॉन क्यों चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है जोजिला पास को अपने अंदर फिर से कैप्चर किए थे। जोजिला टनल बनाया जा रहा है जिसके बारे में मैं अभी आपको बात कर रही हूँ। तो ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग आपको रोड टनल देखने को मिलेगा, जो कि जोजिला पास और हिमालय के अंदर में, ये आपका सोनमार्ग और द्रास टाउन के बीच में, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के बीच में आएगा। ये करेंटली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी 2018 में, और कंस्ट्रक्शन आपका मई 2018 से स्टार्ट है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, तो 5 ईयर्स तक यहाँ पे लगेगा। ये टनल आप देखोगे कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोर टनल है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि ईयर लॉन्ग यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होगी श्रीलंका और लेह के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ में जो कि यहाँ पे आप लोग का 4 मंथ यहाँ पे किसी भी तरीके से ब्लॉकेट हो जाता था क्योंकि हेवी स्नोफॉल होती थी, तो अब इस तरीके के टनल बनने से ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये आपका लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है एशिया में, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 आवर्स जो है यहाँ पे आपका टाइम भी रिड्यूस होगा, और 15 मिनट्स में अब इसके आप लोग जो है क्रॉस कर सकते हो। मतलब जहाँ से आपको 3 घंटे लगते थे जाने में, अब यहाँ पे 15 मिनट्स में आप क्रॉस करोगे, तो कितना अच्छा ये रहेगा, है कि नहीं। अब आते हैं अगेन डे 26 में। तो यहाँ पे नेमिंग ऑफ साइक्लोन देखते हैं। तो ये भी अभी हम लोग पढ़े ही थे, लेकिन इसके बारे में भी कुछ और है, यहाँ पे आपको फैक्ट समझ में आएगा, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिए। रिसेंट जो साइक्लोन है ये आपका बे ऑफ बंगाल में जो इमर्ज आउट हुआ था, इसका नाम फैनी रखे थे। सो फैनी साइक्लोन भी आप लोग देखे थे कि कितना ज़्यादा तबाही लेकर आया था। ये आपका उड़ीसा में है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था 2 सिटी में, खास करके उड़ीसा की। एक तो पुरी है और एक भुवनेश्वर है, और ये दोनों सिटी आप लोग जानते हो कि मेन सिटी है उड़ीसा की। यहाँ पे आपका जो टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। तो इससे पहले क्या है कि साइक्लोन्स जो हुदहुद थी 2014 में, ओची थी जो कि 2017 में, तितली और गाजा है 2018 में। तो ये सारी साइक्लोन के बारे में भी आपको डिटेल पता होना चाहिए। नाम सुनते ही आपके माइंड में ना इमेज आना चाहिए कि ये सारी साइक्लोन है कहाँ और कहाँ आई थी। जो फर्स्ट साइक्लोन अगर इस लिस्ट के बाद देखें तो उसको अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पे जो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम में नाम था, ठीक है, जिसको कि बांग्लादेश के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। नेम क्या, यहाँ पे नेक्स्ट जो साइक्लोन आने वाली है उसका नाम वायु रखा जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्या है, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए है कि नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। अभी तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हर एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो आप लोग को वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। तो ये अपना लिस्ट ऑफ नेम जो है ये रोटेट करती है, और आप लोग देखोगे जो भी साइक्लोन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है, तो नेमिंग सिस्टम यहाँ पे आपका 8 मेंबर्स के द्वारा एग्री किया जाता है। और जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे 8 कंट्री जो अगल बगल होती है यहाँ पे आपके इंडियन ओशन के चारों ओर, और ये 2004 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये 8 कंट्रीज़ कौन कौन है, एक तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा, उसी के बगल में बांग्लादेश है, उसी के बगल में म्यांमार है, फिर यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, फिर पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे आपका ओमन है, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे थाईलैंड है। तो ये 8 कंट्रीज है जो कि नाम देती है। फर्स्ट साइक्लोन अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा ही प्रपोज किया गया था। उसके बाद साइक्लोन का जो ये नाम है ये आपका एक के बाद एक आते जाता है। एक बार आप लोग देखो कि इस कॉलम के बॉटम में रीच कर गए तो ये सीक्वेंस जो है ना फिर से ये टॉप में आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, बट ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है। फेनी का अगर आप देखोगे तो इसको जो है बांग्लादेश के द्वारा बताया गया था। नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि साइक्लोन का नाम कैसे होता है, क्योंकि अभी एम्फन साइक्लोन का नाम जो है ना ये ख़त्म हो गया, तो फिर से एक न्यू लिस्ट प्रिपेयर होगा, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब ये समझिए कि नेमिंग क्यों किया जाता है। नेमिंग किसी भी चीज़ का नाम से जो क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा नाम ऋषिका है,
यू ऑल नो। तो आप लोग अगर ऋषिका के बारे में अगर आप लोगों से कोई भी पूछेगा, रिसोर्स पॉइंट अगर कोई भी पूछेगा, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि रिसोर्स पॉइंट में कोई भी अगर कोई मैम पढ़ाती है तो उनका नाम ऋषिका है, ठीक है। कुछ भी अगर क्वालिफिकेशन आप जानते हो, जितना अब तक अगर रेगुलर मेरे को आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो कुछ भी मेरे बारे में जान गए होंगे। वैसे मैं अपनी आइडेंटिटी की जल्दी रिवील नहीं करती, बट फिर भी जान गए होंगे। कुछ मैं स्टोरीज़ में अपनी इमेजेस भी लगाती हूँ, पिक्चर्स भी लगाती हूँ, तो आप लोग मेरे को देखे भी होंगे, है कि नहीं। तो आपके माइंड में मेरी इमेजेस आ जाती होगी, फिर आप लोग अब बताते भी होंगे। ये चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरे द्वारा जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स पढ़ाए गए हैं। विजन आइज की मैगजीन्स मैं पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ और भी स्टैटिक पोर्शंस लेकर आती हूँ। तो नाम से क्या होता है, नाम से क्या होता है कि एक क्लियरेंस होती है, आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक मेरे लिख सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो। तो इसी तरीके से साइक्लोन का भी नाम दिया गया है, जिससे कि हम लोग ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे इस बार जो साइक्लोन थी उसको सुपर साइक्लोन कहा गया, लेकिन सुपर साइक्लोन किसको कहा गया, क्यों कहा गया, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी जो है नाम देते हैं, ठीक है। और पब्लिक को किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और बताते ही यानी कि नाम सुनते ही, जैसे फेनी साइक्लोन है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फेनी कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में था कि अरेबियन सी में था, किस किस स्टेट को हिट किया, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। तो ये सारी चीज़ें नाम सुन के ही आपके माइंड में क्लिक कर जाती है कि नहीं। और नाम भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप देखते हो कि शॉर्ट में दिया जाता है। ये भी आपका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि शॉर्ट में दिया जाना चाहिए और हर लोग इसको समझ पाए, ठीक है। जैसे तितली है, फैनी है, आपकी अम्फन है, तो ये सब उसके वहाँ के थाईलैंड की लोकल नेम है अम्फन। अम्फन का मीनिंग आप लोग नहीं जानते होंगे, बट कोई नहीं, एक ऐसा शॉर्ट नेम है क्योंकि आप लोग 2 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके का नाम देने का भी यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब आते हैं एक और नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। डिजास्टर रेजिलियंस इन रिस्क प्रॉन एशिया नीड्स रियलिस्टिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि डिजास्टर रेजिलियंस आप लोग, मैं अभी पीटी 365 में भी आप लोग को यहाँ पे डील करती हूँ साइंस एंड टेक में, कि यहाँ पे डिजास्टर रेजिलियंस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, है कि नहीं। इन्वायरमेंट में मैं आपको पढ़ाई थी। तो डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी तरीके की आपकी नेचुरल डिजास्टर आती है, मान लीजिए साइक्लोन आया, इसी तरीके से आपकी जो है अर्थक्वेक आती है, या फिर कहीं भी वॉल्केनो आती है, या फिर सी लेवल राइज हो जाती है, सुनामी आती है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होनी चाहिए कि हमारे यहाँ की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी रोड हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे डैम हो, किसी भी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर ना वो टूटनी नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का डिजास्टर रेजिलियंस आपको बनानी है। रिस्क प्रोन एशिया में, एशिया में वो जगह पे बनानी है जहाँ पे हाई रिस्क है किसी भी तरीके का डिजास्टर से। तो इसके लिए एक अच्छा खासा रियलिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि वाकई में काम कर सके, और फिनेंशियल प्लानिंग की भी ज़रूरत है। पॉलिसी तो हज़ार बने होते हैं, लेकिन फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के कारण समटाइम्स क्या होती है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए फिनेंशियल का भी यहाँ पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो एज़ पर अगर हम लोग न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से देखें तो इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट रखी है, जो कि ये बताया गया है कि 5 में से 4 लोग जो है ना नेचुरल डिजास्टर के कारण बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्ट होते हैं एशिया में। तो इसलिए इसको एक हाई रिस्क रखा गया है एशिया वाले जोन को। ये रिपोर्ट आपका पब्लिश किया गया है एशिया डेवलपमेंट बैंक के अंदर, और एक फ्लैगशिप आपको देखने को मिलेगा जो कि ये रिपोर्ट लेकर आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पीछ लिया जाएगा डायरेक्टली। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019 ये किसके द्वारा आपका पब्लिश किया गया है, तो इट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये रिलीज़ किया गया है बायनियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस के लिए है, और ये शेड्यूल किया गया है आपका मई 2019 में। ये बहुत ही अच्छे से वेल टाइम्ड है, डिजर्व्ड है कि यहाँ पे इसको डिस्कशन करना चाहिए एशियन नेशंस के बिहाफ में, जिससे कि हम लोग डिजास्टर रेजिलियंस को और ज़्यादा मजबूत कर सके इस रीजन में। ओवर द पास्ट अगर हम लोग 3 डिकेड में देखें तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है ना 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग को यहाँ पे अफेक्ट कर चुकी है, वो भी सेंट्रल एशियन वाले रीजन में, और इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा $2.5 बिलियन तक का होता है। तो एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हैं वो यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि किस तरीके से फिनेंशियल प्रोटेक्शंस को यहाँ पे बढ़ाना है, वो भी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में। अब की फाइंडिंग क्या क्या किया गया है इस रिपोर्ट में वो देख लीजिए। 38,000 जो डिजास्टर फैटलिटीज़ पर ईयर है वो भी 2000 से 2018 के बीच में ये देखा जा रहा है, और यहाँ पे 55% है, यानी कि 60,000 जो डिजास्टर आपका फैटलिटीज़ है उसका 55% जो है ना वो यहाँ पे आपको हर एक साल देखने को मिलेगा, यानी कि 2000 से 2018 के बीच में तो देखने को मिल रहा है डिजास्टर फैटलिटीज़। कहने का मतलब है कि कितने डिजास्टर्स आए और उस डिजास्टर में नंबर ऑफ डेथ कितने हुए। रीजन जो कि यहाँ पे आपका है तो 26% तक है, जिसका आपको $128 बिलियन भी देखने को मिलेगा, जो कि इकोनॉमिक डैमेजेस हो रही है वो भी नेचुरल डिजास्टर के कारण। तो कितना ह्यूज लॉस हम लोग के इकोनॉमी को हो रहा है। एशियन में आप देखोगे, एशिया में तो 82% जो डिजास्टर्स है ना वो एक्सट्रीम वेदर के होते हैं, यानी कि जैसे कि आप फ्लड देखो, स्टॉर्म देखो, ड्रॉट देखो, तो ये सारे कुछ ऐसे हैं ना जो कि आपको कंटिन्यूस
देखने को मिलेंगे कि इंडिया में किसी न किसी रीजन में आ ही रही है। इंडिया की मैं स्पेसिफिक करके आपको बता रही हूँ क्योंकि एशिया का तो आप समझ ही रहे हो, तो इंडिया का भी आप लोग को समझना होगा। तो कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस तरीके के डिजास्टर आने से? तो ऑब्वियस है, जो कि यहाँ पे गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सफ़र करते हैं। एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया गया था 5 एशियन कंट्रीज़ में, और ये पाया गया है कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड है, यानी कि जो गरीब यहाँ पे आपको ग्रामीण घर वाले देखने को मिलेंगे, 90% वो सफ़र करते हैं। या तो उनकी यहाँ पे लाइफ ख़त्म हो जाती है, या तो फिर उनका जितना भी एसेट है ना वो डैमेज हो जाता है फ्लड के आने के कारण। मान लीजिए लास्ट ईयर में बिहार वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। आप लोगों को पता है कि बिहार वाले रीजन में कितने ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, और इस तरीके से जो बाढ़ आती है उससे क्या होता है कि उनका जो भी एसेट है, जितने पैसे उन्होंने रखे, जितनी चीज़ उन्होंने अर्जित करके रखे, सारी चीज़ें उनके फ्लड में बह जाती है, क्योंकि या फिर किसी भी तरीके से आ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि फ्लड आती है तो फ्लड से सारी चीज़ें तो बह जाती है, कितना वो लोग संभाल पाएंगे? वो लोग बस अपनी 2 वक्त के जो कपड़े वगैरह होते हैं, कुछ भी जितना वो लोग बटोर सकते हैं उतना लेकर वो लोग जो है उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग देखते हो ना, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो वो गरीब लोग को होती है। आज के भी डेट में अगर हम लोग कोविड-19 की और ये लॉकडाउन की बात करें, तो आप लोग भी देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को हुई है, और सबसे ज़्यादा जॉब लॉस भी यहीं पे हुई है। माइग्रेंट लेबर की तो आज तक जो है आप लोग देख रहे हो कि उनकी जो यहाँ पे चलने की जो कैपेसिटी है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग तो यहाँ पे चल ही रहे हैं, कुछ लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे। कितने सारे स्टोरीज निकल कर आ रहे हैं। यहीं पे से आपकी साइकिल गर्ल भी बन गई है, जो कि आपकी 1200 किलोमीटर भी वो 7 डेज़ में तय करी है। तो आप लोग देख रहे हो कि किस किस तरीके के लोग निकल कर आ रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। तो यही चीज़ें यहीं पे बताई जा रही है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट है ना, वो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ को भी हाईलाइट करती है, वो भी कुछ इंडियन सिटीज़ की, जैसे कि मुंबई की। तो कोविड-19 में आप लोग भी देख सकते हो कि जो धारावी आपकी स्लम है उसमें कितना ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। अगर मुंबई में हम लोग आज के डेट में 55,000 केसेस देख रहे हैं, तो उसमें से आप देखोगे कि 2/3 जो है ना वो यहाँ पे आपका धारावी से ही, 2/4 ही मैं बोल लूँ, वो धारावी से ही निकल कर आ रही है। चेन्नई हो गई, पूरी हो गई, जिसमें कि आपको सोशल प्रोटेक्शंस का बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। डिजास्टर हिट फैमिलीज़ जो है ना, उनके सारे सेविंग्स, सारे बोरो जो है ना, या फिर हाई इंटरेस्ट रेट के उनके सारे सेविंग्स ख़त्म हो जाते हैं, और उनको बोरो करना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट से, वो भी इनफॉर्मल सोर्सेज से। तो इसके कारण क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, फिर वो और गरीबी में चले जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि यहाँ पे फंडिंग देने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम लोग डिजास्टर रेजिलियंस को यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत कर सके। तो एशिया जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही है वो बता रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा 2016 से 2030 के बीच में, यहाँ पे $26 ट्रिलियन की ज़रूरत है। मतलब कि आप लोग समझ रहे हो कि कितना ह्यूज फंडिंग की हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग का क्या सपना है कि 2024 तक है, हम लोग यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं, है कि नहीं? $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं। बट आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए कितना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। $1.7 ट्रिलियन जो है हर एक साल की ज़रूरत होगी, ठीक है। और प्लानिंग जो है ना वो यहाँ पे करना है, इन्वेस्टमेंट करना है क्लाइमेट फ्रेंडली में, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करनी है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव वे होनी चाहिए, जिससे कि जो आगे आने वाले दिनों में जो लॉस होता है ना, हमारी इकोनॉमिक लॉस होती है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन नेचुरल डिजास्टर से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना उसको तो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही साथ एट प्रेजेंट आप देखोगे तो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो कि 7 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि वो यहाँ पे डिजास्टर से रिस्पॉन्ड कर सके जितना भी उनके कंट्री में हो रहा है। फंड प्रिपेयर किया जाता है प्रोग्राम का, जो भी आने वाले डेंजर्स होते हैं उनसे पहले। इवन आप लोग देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज इस रीजन में है जो कि सेंटाई फ्रेमवर्क को भी, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस का था 2015 से 2013 के बीच में, इसके भी कोई बहुत सारे प्रोविजंस को अडेप्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट को इस रीजन के जो है ना उनसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो एक रियलिस्टिक पॉलिसी पे काम करे। ऐसा नहीं है कि बस एक पॉलिसी बना दिए सबको दिखाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि हाँ यार हमारे यहाँ तो इस तरीके की पॉलिसी है। जैसे सरकार हमेशा गेम खेलती है, जैसे अभी भी आप लोग देख रहे हो कि 20,000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया, रिलीफ पैकेज कहने के लिए। लेकिन अगर आप लोग ने उसको क्रिटिकली एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि सरकार किस तरीके से गेम खेल गई। 20,000 करोड़ का हमारे यहाँ पैकेजेस नहीं है, और अगर उसमें कुछ भी है ना
और सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि वो जीडीपी का 10% है, लेकिन एक्चुअली जब इसको क्लासिफाई किया गया तो पता चला कि ये 1% है मुश्किल से जीडीपी का। तो कितना ज़्यादा झोल करती है गवर्नमेंट, ये भी आप लोग को पता है। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है ना कि एक रियलिस्टिक पॉलिसी लेकर आओ, बजट में प्लानिंग लेकर आओ इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ ही यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि एशियन के जो नेशंस हैं वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस को इंटीग्रेट करना चाहिए, वो भी यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जो करना है ना वो प्रिवेंशन को यानी कि बचाव के तौर पर यहाँ पे खर्च करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है इंश्योरेंस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफ्स, यानी कि अगर हम लोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्लाइमेट चेंज जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और ये नेचुरल हैजार्ड से भी ज़्यादा जो यहाँ पे खतरनाक है वो क्लाइमेट चेंज है। और रैपिड अर्बनाइजेशन भी हो रही है, यानी कि लोग जो है माइग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से उठ के जो अर्बन क्षेत्र में जा रहे हैं वो लोगों का यहाँ पे माइग्रेशन खत्म नहीं हो रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हो आज के डेट में जो माइग्रेंट लेबर है जो घर जाने के लिए इतना बेचैन है, अपने गाँव जाने के लिए इतना बेचैन है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि हमारे कंट्री में कितना ह्यूज नंबर ऑफ माइग्रेशंस होती है। तो माइग्रेट करते हैं लोग, तो इसीलिए तो ये दिखाया जा रहा है सिर्फ 8% जो एशिया की कैटास्ट्रॉफ है ना वो यहाँ पे लूज़ हुई थी, वो भी यहाँ पे सिंस 1980 से, जिसको कि अभी तक इंश्योरेंस के द्वारा कवर किया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ह्यूज लॉस होती है, उसको कवर करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और ये इंश्योरेंस वगैरह दे के ही यहाँ पे कवर किया जा सकता है। एशिया में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अब यहाँ पे मल्टीपल डिजास्टर इंश्योरेंस स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें से 15 तो आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। बट इफेक्टिवनेस इस तरीके का स्कीम्स का अगर आप देखोगे ना तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि उस स्कीम को यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे लेकर आए, लोगों को उससे रिलीफ मिले, लोगों को फ़ायदा मिले, इस तरीके का स्कीम्स लेकर आना है। इनफैक्ट आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस फैसिलिटी है जो कि एशिया की फर्स्ट रीजनल फैसिलिटी है जो कि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपकी रीजनल कैटास्ट्रॉफ रिस्क इंश्योरेंस पूल भी है। इसको यहाँ पे नियरली 4 मंथ्स पहले ही इसको आपका इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया डिजास्टर रिस्क फैसिलिटी आपका इंश्योरेंस फैसिलिटी आपका लाया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से आपकी कंट्री आती है, जैसे कि यहाँ पे आपकी पूरे तरीके से, एक सेकेंड, अच्छा यहीं पे मैं बता देती हूँ, जैसे इंडिया है, म्यांमार है आपकी, यहाँ पे आपकी बांग्लादेश हो गई, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, और आपकी नीचे आओगे तो यहाँ पे म्यांमार, इंडोनेशिया, साथ ही साथ सिंगापुर, ब्रुनई, जावा। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ है ना ये हमारे साउथ ईस्ट में आती है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट वाली जितनी भी आपको एशिया है उसमें जो भी तरीके का रिस्क डिजास्टर यहाँ पे आपका रिस्क इंश्योरेंस फैसिलिटी है, इस तरीके का आपका यहाँ पे प्रोग्राम लाया गया है। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग 27 डेज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो है 3 डे ही बाकी रहेगी, 27, 28, 29, 30, ठीक है, क्योंकि 16 डेज से हम लोग स्टार्ट किए थे, 30 डेज तक हमारी ज्योग्राफी है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आपकी एक लेसन या 2 लेसन आएगी, उसके बाद आपकी पीटी ज्योग्राफी की जो पीटी 365 की ज्योग्राफी की टॉपिक है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। तो कलर कोडेड वेदर वार्निंग है, तो ये है क्या, वेरी न्यू कंसेप्ट, इसके बारे में देख लीजिए। रिसेंटली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे एक येलो वेदर वार्निंग यहाँ पे आपके इशू करी है, वो भी बारिश के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में होती है। तो बेसिकली ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो वेदर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आपकी फोरकास्ट करती है, वो भी हेल के साथ, यानी कि यहाँ पे आपका जो ओला वगैरह पड़ती है, बर्फ़ की जो बारिश होती है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे शिमला है, मांडी है, कुल्लू है, चांबा, सोलान और सिरमौर है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है। अब कलर कोडेड वेदर वार्निंग के बारे में देखते हैं। ये जो इशू किया गया है ये कंट्री की अपेक्स वेदर एजेंसी, जो कि हमारे यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि IMD किसके अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन। तो ये हमारी अपेक्स वेदर एजेंसी है जिन्होंने इस तरीके का कलर कोडेड वेदर वार्निंग यहाँ पे इशू करी है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को यहाँ पे अलर्ट करना है, किसी भी तरीके का अगर सेवियर या फिर हैजार्डियस वेदर आती है तो यहाँ पे आपको अलर्ट करना है, जिससे कि हमारे जान माल की यहाँ पे क्षति हो रही है और बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से देखें तो वार्निंग को यहाँ पे अपलोड किया गया था वेबसाइट में, हर एक दिन यहाँ पे वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रेनफॉल जो फॉरकास्ट है वो यहाँ पे किया जाता है, साथ ही वार्निंग भी दिया जाता है कलर कोडेड अलर्ट के साथ। इसको अपलोड किया जाता है, अपडेट किया जाता है 3 दिन में, यानी कि
यानी कि एक दिन में थ्राइस किया जाता है। ओके, 3 दिन में नहीं, एक दिन में 3 बार इसको जो है आपका अपडेट किया जाता है। तो 4 कलर कोड यहाँ पे रखा गया है। तो 4 कलर कोड है जो कि इशू करती है, जिससे कि बहुत सारी जो कैटेगरी है ऑफ वार्निंग है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रेड कलर है, अंबर कलर है, और साथ ही साथ कौन कौन सी है, तो येलो कलर है, ग्रीन कलर है। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। रेड कलर का मतलब ही होता है डेंजर। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सट्रीमली बैड वेदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पीपल्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपने लिए और सेफ्टी के लिए यहाँ पे काम करें। साथ ही साथ वाइड स्प्रेड डैमेज, ट्रैवल, पावर डिसरप्शंस होने की चांसेस है। लाइफ को भी यहाँ पे रिस्क में आने की चांसेस है। पीपल्स को यहाँ पे डेंजरस एरिया में जाने से अवॉइड करना चाहिए, और जो भी यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है इमरजेंसी सर्विस के द्वारा और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसको एडवाइस उसको फॉलो करना चाहिए। तो रेड जोन का मतलब ये हो गया। उसके बाद अंबर कलर की बात करूँ तो अंबर कलर का मतलब है कि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। यहाँ पे जो लाइकलीहुड है एक्सट्रीम वेदर होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ रही है, यानी कि एक तरीके का आपको वार्निंग दिया जा रहा है। रेड में क्या है कि आप लोग समझ सकते हो कि ये डेंजर सिचुएशन है, यानी कि ख़राब वेदर तो आने ही वाली है। बट अंबर मतलब कि आप लोग अब प्रिपेयर हो जाइए, शायद ऐसी ख़राब वेदर आने की चांसेस है, और इससे जो है ना आपकी ट्रैवल डिलेज भी हो सकती है, रोड रेल कोर्सेज और इंटरप्शंस भी हो सकता है पावर सप्लाई में। अंबर का मतलब है कि लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए कि जो भी वो यहाँ पे प्लान चेंज करते हैं या खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उससे उनको प्रिपेयर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे उनके लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए रिस्क हो सकता है। सो व्हाट इज़ येलो कलर कोड? तो येलो कलर में क्या है कि यहाँ पे अपडेट किया जाएगा कि आप लोग यहाँ पे अपडेटेड रहिए कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सिवियरली बैड वेदर जो है ये पॉसिबल है कि कुछ दिन में आने वाली है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ये बताया जा रहा था कि 29 मई से जो है ना आपकी जो बारिश है या फिर मौसम जो है अच्छी होने वाली है। तो ये जो है आपका 3-4 दिन पहले ही बता दिया गया था। तो यानी कि ये येलो कलर कोड हो गया, और यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से पॉसिबल ट्रैवल जो अगर डिले होगी ना तो उसके लिए प्लान किया जाएगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ अगर डिसरप्शंस हो रही है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लान किया जाएगा। ये इंडिकेट किया जा रहा है तो जो वेदर है ना वो चेंज हो सकती है, और कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में जो है ये और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ग्रीन है। ग्रीन आप लोग जानते हो कि ये आपकी इको फ्रेंडली कलर होती है। तो यानी कि इसमें मतलब ही यही है कि कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे सेवियर वेदर कंसर्न नहीं है, कोई एडवाइस यहाँ पे इशू नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कलर कोड में भी आप लोग समझ सकते हो कि ग्रीन इज़ इको फ्रेंडली कलर, तो इसमें आप लोग को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। रेड साइन जो है वो यहाँ पे शो करती है, डेंजर साइन यहाँ पे शो करती है। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर और एक्सट्रीम वेदर आपकी यहाँ पे होने वाली, बैड वेदर आपको एक्सपीरियंस करने वाले। येलो कलर का मतलब है कि ठीक है, आपको अपडेट होना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। और अंबर कलर का मतलब है कि आप लोग को ये समझना है कि हाँ कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होगा, इसलिए आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे 4 कलर कोड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के आपका इशू किया गया है। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि कलर कोडेड वेदर वार्निंग है। इस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ने में इससे तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस बन ही सकता है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में आप लोग इसको कोड कर सकते हो। जैसे कि डिजास्टर की अगर कोई भी आप लोग टॉपिक लिख रहे हो तो उसमें वे फॉरवर्ड लिखते हो या फिर सॉल्यूशन लिखते हो, तो उसमें आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे हिमाचल प्रदेश में आपकी IMD ने इस तरीके की येलो वेदर वार्निंग सिस्टम को इशू करी है, तो इट शुड बी फॉलोड इन अनदर पार्ट इन अनदर वे। ठीक है। अदर्स पार्ट में कुछ और तरीके से इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं कलर कोड को। जैसे कोस्टल एरिया में भी हम लोग इस तरीके के कलर कोड को फॉलो कर सकते हैं कि जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रही है तो उसको हम लोग कलर कोड में भी दिखा सकते हैं वहाँ के लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग को कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो उसको किस जगह से कहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ये दिमाग लगाने की आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी ज़्यादा लेसन हो गया, सॉरी, क्योंकि बहुत 1 घंटे की ये लेसन हो गई। लेकिन आप लोग को यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने की ये सोचना चाहिए। आप लोग की जो मैं टाइम है यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद नहीं करती हूँ। 1 घंटे जो आप यहाँ पे दे रहे हो, और बहुत ही दिन के बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करी थी PT 365, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग से जो है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग के टाइम यहाँ पे बर्बाद हो रही है। नहीं, 1 घंटा आप लोग दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग का यहाँ पे इन्वेस्ट ही हो रहा है। कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख के ही जाओगे, आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलेगी, बिल्कुल न्यू होती है, जो कि आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो अगर आप लोग ये लेसन को हेल्पफुल समझते हो, अच्छा लगता है आप लोग को, तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोग की एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तभी मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम और डेली बेसिस में आप लोग के लिए लेसन लेकर आती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि मैम आप कहाँ से इतना मोटिवेट होते हो, आप कैसे मॉर्निंग में इतना जल्दी जग जाते हो, तो बस आप ही लोग की रिस्पॉन्स है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग इतना अच्छा लाइक करते हो, मेरे बस व्यूज़ आप लोग के थ्रू जो आते जाती है, तो मुझे उसी से बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। मेरा बस एक ही मोटिव है कि अगर आप लोग में से किसी एक स्टूडेंट को भी
मेरी इस पढ़ाई से अगर फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं इस चीज़ को कभी भी स्टॉप नहीं करूँगी। बस ये शर्त ये है कि आप लोग को फ़ायदा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। मेरा बस यही चीज़ है, यही फंडामेंटल है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आती हूँ। ओके, सो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। आज कोई भी क्वेश्चंस मैं नहीं पूछी हूँ, लेकिन नेक्स्ट में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ ज्योग्राफी से। और जब पीटी 65 ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर मैं यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स भी स्टार्ट करूँगी। सो एनसीईआरटी पहले स्टार्ट करेंगे, फिर जीसी लियोंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। तो प्रीलिम्स तो अभी इतने जल्दी होने वाली है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कवर हो जाएगी। आई थिंक कि बेसिक चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपका कवर करा दूँ। और इकोनॉमिक्स की भी आप लोग बोल रहे हो, तो इकोनॉमिक्स की भी कवर होगी। लेकिन वंस मैं यहाँ पे शंकर IAS अकेडमी की जो इन्वायरमेंट वाली लेसन है उसको कंप्लीट करा दूँ, साथ ही साथ पॉलिटी की जो बची हुई लेसन है उसको मैं पॉलिटी की आपको कंप्लीट करा दूँ, देन मैं यहाँ पे जंप करूँगी आपकी इकोनॉमिक में, और फिर उसके बाद ज्योग्राफी आपकी, ये दोनों एक साथ आपकी स्टार्ट। ओके, आज के अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए। और भी पीटी 365 की लेसन्स लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। गाइज़ यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ पीटी 365 की विजन आइज की मैगजीन से, क्योंकि वार्निंग मिली है, हर क्रिएटर को वार्निंग मिली है, सबको ही अपने चैनल में से आप लोग देखोगे कि गायब ही कर दिए जितने भी अच्छे खासे चैनल थे। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रुकी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग की डिपेंडेंसी मेरे वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है आप लोग के लिए एक अल्टरनेटिव लेकर आई हूँ। अल्टरनेटिव हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम में फंसते हो, आप लोगों को पता होगा कि अल्टरनेटिव हमेशा रहता है, तो उसको फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ, आप लोग पीडीएफ से उसका रिवीजन कर सकते हो। आप लोग बोल रहे कि मैम ये पीपीटी कहाँ से मिलेगा, तो पीपीटी मेरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके पढ़ाती हूँ। तो बेटर है कि आप लोग पीडीएफ को फॉलो ही कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा चिट चैट भी हो गया। और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस होता है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को मेरी नेक्स्ट लेसन की वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ओके, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर भी सारी अपडेशन मिलते रहती है। कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे जल्दी से अपडेट कर देती हूँ आपको। और जितनी भी प्रीवियस विजन आइज की मैगजीन्स है उसको भी मैं मंथली जो है बार बार वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग वहाँ पे भी जाके वीडियोज़ मेरी देख सको। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।